हेलो गाइस, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। आज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की नेक्स्ट क्लास है। जैसा पिछली क्लास में हमने कहा था कि आज हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार। आप सब जानते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमें प्रोवाइड किए गए हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। भारतीय संविधान में नागरिकों को अधिकार देने के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। आप जानते ही हैं, कुछ ये अलग से कोई हमें ऐसी चीज़ नहीं दी है जो कुछ अलग से उठाकर हमें दे दी हो। ये वो राइट्स हैं जो काम हम डे टू डे लाइफ में, अपनी डेली की दिनचर्या में जो हम काम अपने करते हैं, जिन पर हमारा डेवलपमेंट डिपेंड करता है, जिन पर एक मनुष्य विकास करने के लिए मतलब जिनसे एक व्यक्ति का विकास हो सकता है। ये वो अधिकार है। कैसे अधिकार है ये? एग्जाम्पल कि सांस लेना मेरा अधिकार है, ठीक, खाना खाना मेरा अधिकार है, काम करना मेरा अधिकार है, बाहर घूमना मेरा अधिकार है। तो ये कुछ ऐसे राइट्स हैं जो हम पढ़ेंगे भी आगे, कि जिन पर एक मनुष्य का विकास डिपेंड करता है, जिससे एक मनुष्य अपना पूर्ण विकास कर सकता है। अगर ये नहीं मिले या इनमें से हमारा कोई भी एक राइट रोक दिया जाए तो क्या पॉसिबल है? अगर मान लिया किसी ने आपको ये कह दिया कि नहीं, तुम्हें भूखे रहना, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तो आप रह सकते हैं? पॉसिबल है ऐसा? नहीं। इट मीन्स अधिकार जो मनुष्य के विकास के लिए ज़रूरी है। क्लियर? भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। मैं आपको स्टार्टिंग में बता ही चुकी हूँ। आगे चलते हैं। मौलिक अधिकारों का अर्थ। नंबर 1, इन अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है। सही बात है। तथा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त उनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। हमने प्रियम्बल में पढ़ा था किसी केस में, वो केस आप मुझे बताएंगे, चाहे आप यूट्यूब पे मुझे कमेंट करके बताएं, चाहे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें कमेंट करके बताएं कि आप अगर प्रियम्बल में अमेंड करते हैं तो आप अमेंड तो कर सकते हैं, लेकिन बिना उसका बेसिक स्ट्रक्चर छेड़े। तो वो बेसिक स्ट्रक्चर फंडामेंटल राइट्स ही माने जाते हैं, ठीक। तो इनका वॉयलेशन नहीं होना चाहिए। यही बात इसमें भी कही है कि अमेंड किया जाएगा, लेकिन कैसे? जो हमें आर्टिकल 368 में पावर दी हुई है उसके तहत। पर ऐसा नहीं है कि अमेंड करने का मतलब ये है कि आप इनका वॉयलेशन कर दो कहीं से, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, ये अधिकार व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष के विकास हेतु मूल रूप में आवश्यक हैं और इनके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। हमने पीछे पढ़ा कि बिना इनके किसी भी पर्सन का डेवलपमेंट होना पॉसिबल नहीं है। 3 कहता है, इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। बताया ही आपको कि कुछ भी करो भाई, कैसा भी अमेंड करो, लेकिन फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन नहीं होना चाहिए। क्लियर? 4 कहता है, मौलिक अधिकार न्याय योग्य है तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त है। ऑब्वियस है, समानता तो हम पढ़ते ही हैं। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 हमें इस बात के लिए कहता है। तो ये व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त है। अब बात करते हैं कुछ कि साधारण कानूनी अधिकारों और मौलिक अधिकारों में अंतर क्या है। ये आपको पता होना चाहिए। साधारण कानूनी अधिकारों को राज्य द्वारा लागू किया जाता है तथा उनकी रक्षा की जाती है, जबकि मौलिक अधिकारों को देश के संविधान द्वारा लागू किया जाता है तथा संविधान द्वारा ही सुरक्षित किया जाता है, जैसे डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स। क्लियर? दूसरी बात कहता है, साधारण कानूनी अधिकार में विधानमंडल द्वारा परिवर्तन किए जा सकते हैं, परंतु मौलिक अधिकार में परिवर्तन करने के लिए संविधान में परिवर्तन आवश्यक है।
हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि भाई आपको अमेंड करना है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने की प्रक्रिया दी हुई है उसी के तहत आप इसमें अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात आती है इनके क्लासिफिकेशन की। तो भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक किया गया है। इन अधिकारों में अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 और 35 ए संबंध अधिकारों के समान रूप से हैं और 44वें संविधान के पास होने के पूर्व संविधान में दिए गए अधिकारों को 7 श्रेणियों में बांटा गया था। यहाँ पर हम सब जानते हैं, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। परंतु इस संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार को सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसमें से निकाल दिया गया था 44th अमेंड के बाद। भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। वो कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजन, आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू रेमेडी, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जब हम पढ़ेंगे तब बताएंगे। आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार 12 से 35 आर्टिकल तक हैं, हम जानते हैं। इन्हें और भी किसी नाम से जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लोकतंत्र का आधार स्तंभ व भारत का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र। ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हम इंडिया का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ठीक। दूसरी बात क्या है? संरक्षण। तो संरक्षण क्या है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है तो हम कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं। तो किसको पावर है? कौन हमारे इसके बारे में देखभाल कर रहा है? हम सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं 32 में। तो कौन इनकी रक्षा कर रहा है हमारे लिए? सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। हमने सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था ये। क्लियर? इनकी संख्या पहले 7 थी लेकिन अब 6 है। नोट, आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार जो था उसको 44th अमेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 का आर्टिकल 300 ए में स्थापित कर दिया है। यह आप सबको पता है। आगे चलते हैं। अब बात आती है कि इनका विकास कैसे हुआ, क्या ज़रूरत पड़ी। तो भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भारतीय नेताओं ने इन अधिकारों का महत्व समझा था और वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग भी उठाई थी। ठीक। फिर क्या हुआ? 1931 में कराची अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष कौन थे उसके? वल्लभ भाई पटेल। में कांग्रेस ने घोषणा पत्र के मूल अधिकारों की मांग की थी। मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू। आपको याद होना चाहिए ये कि जो ड्राफ्ट बना था इसके लिए वो उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। ठीक। इसके बाद 1945 में तेज बहादुर सप्रू की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया जाना चाहिए। अंततः परामर्श समिति तथा उप समिति की सिफारिशों के आधार पर मूल अधिकारों को संविधान में शामिल किया गया। तो ये तो था कि इसका विकास कैसे हुआ, किस तरह से इन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। तो ये 3 बातें हैं, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है
कि फंडामेंटल राइट्स का जो ड्राफ्ट तैयार किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यह बात आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 12। अब हमारे आर्टिकल शुरू होते हैं, तो आज हम सिर्फ आर्टिकल 12 तक ही करेंगे वीडियो। आर्टिकल 12 क्या कहता है? ये राज्य की परिभाषा देता है हमें। ये बताता है एक राज्य क्या है। व्हाट इज स्टेट? इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, जब तक ज़रूरी न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी है। ठीक, अब इसको आप समझने के लिए ये चार्ट देखिए। राज्य के निकाय मीन्स बॉडीज ऑफ स्टेट्स क्या है कि हमारा राज्य किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो सबसे पहले आता है भारत सरकार व संसद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट। क्लियर? सेकंड आता है हमारा राज्य सरकारें व विधानमंडल, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लेजिस्लेचर। थर्ड आता है हमारा स्थानीय प्राधिकारी मतलब लोकल अथॉरिटीज़। और चौथा आता है हमारा अन्य प्राधिकारी मतलब अदर अथॉरिटीज़। दोनों जो पहले के दो हैं उनके बारे में आपको मालूम ही है कि भारत सरकार से क्या मतलब है और राज्य सरकार से क्या मतलब है, तो ये मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आगे चलते हैं कि स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी से क्या लेना देना है, ये हम देखते हैं। तो बात करते हैं लोकल अथॉरिटीज़ की। क्या होती हैं? वो सभी व्यक्ति व निकाय जिन्हें कोई विधि बनाने, आदेश या अधिसूचना जारी करने व उन्हें लागू करवाने की शक्ति प्राप्त है। भाई, जो कोई विधि बनाने या किसी तरीके का कोई ऑर्डर देने या किसी भी तरीके की कोई अधिसूचना यानी कि कोई नोटिफिकेशन या गजट निकलवाने की जिसको पावर है, तो वो कौन हो गई? लोकल बॉडी। जैसे नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, जिला अधिकारी आदि। क्लियर? आगे चलते हैं। अन्य प्राधिकारी मीन्स अदर अथॉरिटीज़ की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ मामलों में किसी निकाय को राज्य मानने या न मानने की कसौटियां निर्धारित की हैं, जो इस तरह है। विधि के तहत गठित वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने वाले निकाय, सरकार द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले निकाय, सरकारी कार्यों का निष्पादन करने वाले निकाय और सरकारी नियंत्रण के अधीन निकाय। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उपयुक्त कसौटियां अंतिम नहीं है, मतलब और भी हो सकते हैं। सॉरी। तो अदर अथॉरिटीज़ में क्या हो जाता है कि भाई जो किसी भी तरीके की वैधानिक शक्ति का यूज़ कर रही हैं, ठीक है, जो किसी भी तरीके की फाइनेंशियल हेल्प प्राप्त करने वाली कोई बॉडी है वो, या किसी भी वर्क का वो एग्जीक्यूशन कर रही है, एग्जीक्यूशन करने वाली कोई बॉडी है, या जो किसी गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल्ड है। क्लियर? तो ये हो गए अन्य प्राधिकारी। आगे चलते हैं। तो अब इसमें कुछ और बात आती है जो मैं आपको सिर्फ बोलकर बताऊंगी और आपको नोट करनी है। इसमें कुछ चीज़ें आती है कि कुछ क्वेश्चन इसमें प्री में ज़्यादा बनता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्टेट कहलाती हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं स्टेट नहीं कहलाती। तो आपको कुछ चीज़ें इसमें याद रखनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है कि क्या NCERT राज्य है। तो आपको याद रखना है कि NCERT स्टेट नहीं है। और ये बात किस में कही गई है? चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस NCERT में। ठीक है, चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस NCERT में कहा गया कि NCERT स्टेट नहीं है। क्लियर? दूसरी बात आती है कि क्या नगर पालिका स्टेट है? तो हाँ, नगर पालिका स्टेट है। और ये बात किस में कही है? मोहम्मद यामीन वर्सेस टाउन एरिया कमेटी में। इनके केस लॉज दे दिए जाते हैं
और फिर इनके नाम से पूछा जाता है कि क्या ये स्टेट में आते हैं या ये किस केस में ये बात कही गई थी, इस केस के थ्रू किसको राज्य बताया गया है, या फिर ऊपर लिख देंगे कि नगर पालिका और नीचे कई केस के नाम दे देंगे, तो आपको बताना पड़ेगा इनमें से कौन से केस में कहा गया है कि नगर पालिका राज्य है। क्लियर। तो नगर पालिका राज्य है, ये बात कही है मोहम्मद यामीन वर्सेस टाउन एरिया कमेटी में। उसके बाद आता है यूनिवर्सिटी। तो क्या यूनिवर्सिटी भी स्टेट है? हाँ, यूनिवर्सिटी स्टेट है। और ये बात कही है उमेश वर्सेस बीएन सिंह ने के केस में। क्लियर। उमेश वर्सेस बीएन सिंह। ठीक। इसमें क्या क्या है कि यूनिवर्सिटी इज कम अंडर आर्टिकल 12 एज अ स्टेट। क्लियर। अब बात आती है कंपनी। क्या कोई कंपनी भी स्टेट हो सकती है? तो उजम्मा बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ये बात कही है कि कंपनी भी स्टेट हो सकती है। फिर बात आती है कि एलआईसी, क्या एलआईसी स्टेट है? तो एलआईसी स्टेट है, ये बात कही है सुखदेव वर्सेस भगत राम में। सुखदेव वर्सेस भगत राम, एलआईसी स्टेट है। क्लियर। ये जो केस है सुखदेव वर्सेस भगत राम, इसमें दो और चीज़ों को स्टेट माना गया है। टोटल 3 चीज़ों को स्टेट माना गया है। पहली हम पढ़ चुके एलआईसी, दूसरी है आपकी ओएनजीसी, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, ओएनजीसी, और तीसरी चीज़ है आपकी एफसीआई, एफसीआई कारखाना वित्त निगम। ये तीनों चीज़ों को स्टेट माना है किसमें? सुखदेव वर्सेस भगत राम में। क्लियर। अब आगे चलते हैं। क्या रजिस्टर्ड सोसाइटी स्टेट है? ये बात कही गई है अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब। अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब में ये बात कही गई है कि रजिस्टर्ड सोसाइटी स्टेट है। फिर आता है इसमें कि यूपी राज्य भंडार निगम मीन्स यूपी वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन स्टेट है। और ये बात कही गई है यूपी वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन वर्सेस विजय नारायण। यूपी वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन वर्सेस विजय नारायण में कहा गया है कि यूपी राज्य भंडार निगम स्टेट है। ठीक है। अब एक चीज़ इम्पोर्टेंट और आती है कि क्या हमारी न्यायपालिका राज्य है? ये सबसे ज़रूरी क्वेश्चन आता है कि क्या हमारी न्यायपालिका राज्य है? तो जो एक केस आया था इसमें नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, 1967 का केस है। तो उसमें कहा था कि न्यायपालिका राज्य नहीं है। नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1967, साइटेशन लिखवा रही हूँ मैं आपको। न्यायपालिका राज्य नहीं है। इसके बाद आता है केस एस आर अंतुले वर्सेस आर एस नायक। एस आर अंतुले वर्सेस आर एस नायक। इसमें कहा है कि न्यायपालिका राज्य है और इसके साइटेशन है, ये केस था 1988 का। एस आर अंतुले वर्सेस आर एस नायक। इसमें कहा है कि न्यायपालिका राज्य है। क्लियर। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, बाकी और भी बहुत ढेर सारे हैं, वो सब आपको अपनी बुक से तैयार करने पड़ेंगे। तो आज हम इतना ही लेंगे। अगली वीडियो में हम आर्टिकल 13 को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 13 पर शॉर्ट नोट भी आता है मेंस में और लॉन्ग भी आ जाता है बाजी टाइम, वो पूरा पूछ लेते हैं। लेकिन आर्टिकल 12 जो है वो प्री लेवल का ही आर्टिकल है। इसमें से प्री में ही क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसका मेन से ना के बराबर ही रहता है, तो इसलिए इसको मैंने अलग रखा है। अब आर्टिकल 13 मैं मेंस के अकॉर्डिंग कराऊंगी। तो और हाँ, एक मुझसे कमेंट मैंने आपका पढ़ा था, तो उसमें था कि मैम आप
यूपी के लिए हमें मेंस के अकॉर्डिंग तैयारी करवा दें, तो मैं आपको बता दूं कि मैं सारे आर्टिकल आपको मेंस के अकॉर्डिंगली ही तैयार कराऊंगी। मैं आपको वही पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट लिखवा रही हूँ जो मेंस में ज़रूरी है, क्योंकि आपका कोई ग्रेजुएशन लेवल का तो एग्ज़ाम नहीं है कि आपको उसमें कहानी बनाकर लिखनी है। मेंस में पॉइंट टू पॉइंट ही लिखा जाता है, इसलिए आप लोग परेशान मत होइए। जितनी भी मैं आपको आर्टिकल कराऊंगी वो सब मेंस के पर्पस से ही कराऊंगी, और साथ साथ क्लासीफाई करती चलूँगी कि ये आर्टिकल मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये आर्टिकल प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, या ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन बोथ पर्सपेक्टिव, कि मेंस और प्री के लिए, दोनों के लिए। क्लियर? तो आप इस चीज़ के लिए परेशान ना हो, आपकी तैयारी मेंस के अकॉर्डिंग ही हो रही है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब आप सारा पढ़ते हैं तभी उसमें से थोड़ा निकाल पाते हैं। अगर आप पहले ही थोड़ा पढ़ेंगे तो आप सारा नहीं समझ पाएंगे। क्लियर? तो मैं ये पूरी तैयारी आपकी मेंस के अकॉर्डिंग करा रही हूँ, और आज सिर्फ हम आर्टिकल 12 तक ही पूरा करेंगे। कल 13 के लिए, क्योंकि वो मेंस के बेस का क्वेश्चन है, तो उसकी पूरी एक वीडियो अलग बनाऊंगी मैं। अब जितने भी आर्टिकल आएंगे उन सब की अलग अलग वीडियो बनेगी जो बड़े होंगे, तो इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम आर्टिकल 13 को। आज के लिए इतना ही, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। और आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, द माइंड मेंटेनर। तो थैंक यू।